बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 को और यह चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप कैसे उगाया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो पूरे डिटेल में इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाया गया है, तो वही एक के बाद एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूँ फूड की, तो आप जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड बहुत ही एसेंशियल है। उनके बॉडी को चलाने के लिए, उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फूड क्या है, बहुत ही एसेंशियल होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को कैसे बनाते हैं, वह फूड को स्वयं से ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसलिए हम लोग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग स्वयं। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है। उनको चलाने के लिए, उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो आखिर ये हम लोग फूड कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये फूड हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं। तो आखिर इस फूड को हम लोग कैसे उगाते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला चीज आपको जानना है वह है क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो यहां कुछ की पॉइंट्स आपको जान लेना है। तो जब एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत बड़े एरिया में हम लोग लगा रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉप बोल रहे हैं। तो की पॉइंट्स आप देख सकते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार के प्लांट को, प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। दूसरा की पॉइंट क्या है, जिनको ग्रो किया जाता है, उनका खेती किया जाता है। ग्रो मतलब क्या हो, उगाया जाता है। कल्टिवेशन मतलब क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। तो 3 पॉइंट्स यहां से आपके निकल गए। पहला क्या हो गया, सेम काइंड का होना चाहिए। दूसरा, उसको ग्रो कल्टीवेट करते हैं। और तीसरा, लार्ज स्केल पे, वन प्लेस में। तो ये 3 पॉइंट यदि आपको याद है तो आप इसके डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इसको फिर से देख लीजिए, आपको क्या क्या की पॉइंट्स मिले हैं। उन की पॉइंट्स को यदि आपने याद कर रखा है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। When plants of the same kind, एक ही प्रकार के, are grown and cultivated at one place, एक प्लेस पे, on a large scale पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स आप याद रख लेंगे तो आसानी से आप क्रॉप क्या होता है यह लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये जो क्रॉप होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। सीरियल्स क्या हो गया, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। पल्सेस क्या हो गया, जो दाल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेस। और वेजिटेबल्स आप जानते ही हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है, वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसके आधार पर जो साल भर का खेती होता है वह अलग अलग टाइम में उसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको अलग अलग चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। उस हिसाब से यहाँ पर 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न आपको याद करने हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, पहला क्या हो गया, खरीफ क्रॉप, और दूसरा क्या हो गया, रबी क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप है वह रेनी सीजन में होता है, और जो रबी क्रॉप होता है वह विंटर सीजन में होता है। तो यहां जो खरीफ क्रॉप है उसको जून से सितंबर तक उगाया जाता है, और जो रबी क्रॉप है उसको अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाता है। तो यहां पर आप रबी क्रॉप्स को याद भी कर सकते हैं रोम से। R4 क्या हो गया, रबी, O4 हो गया अक्टूबर, और M4 क्या हो गया, मार्च। तो इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं रोम के थ्रू। जबकि आप देख सकते हैं ये हो गया JSK, इसको आप याद कर सकते हैं, J फॉर जून टू सितंबर, और K फॉर क्या हो गया, खरीफ। या JUSK आप याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, जू फॉर जून। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो रबी क्रॉप्स है उसमें पैडी हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया। पैडी मतलब धान, ग्राउंडनट आप समझ ही रहे हैं, मेज मतलब क्या हो गया, मक्का।
और इसके बाद आप देख सकते हैं रबी क्रॉप्स में वीट हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, इनको उगाया जाता है। तो बच्चे यदि आप गांव देहात से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि खेती कैसे की जाती है। तो खेती में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यदि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर कुछ वर्ड्स तो आपको इस चैप्टर में याद कर लेना है, जैसे कि कल्टीवेशन आपको याद होना चाहिए, क्रॉप्स तो आपको याद ही होना चाहिए, एक्टिविटीज, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। तो 2-3 की पॉइंट्स यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इसको आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं कि प्रैक्टिसेस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस को यहां पर थोड़ा एक्टिविटीज हम लोग कर दें तो एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आप अपने दिमाग से भी इसको लिख सकते हैं। यह जो वर्ड है इसी को थोड़ा आप आगे विस्तार कर दे तो आप आसानी से इसके परिभाषा को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज। तो पहला क्या वर्ड कीवर्ड हो गया कल्टीवेशन, दूसरा क्या हो गया सेवरल एक्टिविटीज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, बहुत ध्यान से उसको देखिए कि क्या क्या कीवर्ड आपको मिल रहे हैं। उन कीवर्ड को बस आपको सजाने आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा सा आपको आना चाहिए। यदि आप उसको जोड़ पाते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो क्या बोला गया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स, ये वर्ड भी याद रखना पड़ेगा, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, सेवरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में सेवरल क्या करता है, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। तो यदि आपको एग्जाम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं सेवरल एक्टिविटीज क्या है। तो सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, फिर सोइंग है, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है, हार्वेस्टिंग है और स्टोरेज है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब खेती करते हैं, कृषि करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन मतलब कृषि हो गया, कैसे हम लोग कल्टीवेट करेंगे कोई क्रॉप को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप बीज को डाल देंगे और फिर दूसरा दिन क्या करेंगे, जाके वहां पर हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का कार्य करने लगेंगे। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। जरा सोचिए आप, सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार करना होगा ना, तभी तो आप उसको उसमें बीज को डालेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, मिट्टी को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे, उसको आप मिट्टी को लूज करेंगे और उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, बीज। तो ये दो हो गया, पहला मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसमें आप बीज को डालेंगे तो क्या हो गया, सोइंग हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एक्चुअली में यहाँ थोड़ा सा तो पानी आपको डालना रहता है जब आप उसको बीज को डाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको आगे की ओर दिया है। तो जैसे ये स्टेप्स हैं वैसे ही हम लोग याद करेंगे। तो ये जब ग्रो होने लगेगा, थोड़ा ग्रो हो जाएगा, तो इसमें हम लोग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर देंगे, न्यूट्रिएंट्स इसमें डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें इरिगेशन यानी कि पानी इसमें लगातार इसको डालेंगे। इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत सारे अनचाहे पौधे भी उग सकते हैं, उसको हम लोग हटाते रहेंगे ताकि वो हमारे पौधे के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ना कर सके। और इसके बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, उसमें क्रॉप आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि उसको काट कर उसका उपयोग करेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। यदि आप देहात से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सब आसानी से याद होगा। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने सबसे पहला क्या देखा, सबसे पहला देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या हुआ कि सॉइल को टर्निंग एंड लूजनिंग, टर्निंग एंड लूजनिंग का क्या मतलब हो गया कि सॉइल को पलटना तथा उसको लूज करना, ढीला करना, ताकि उसमें हम लोग बीज को बो सके, फसल को लगा सकें। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो नया चीज आपको याद करना हुआ है, टिलिंग और प्लाविंग, मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लाइंग, मतलब खेत की जुताई करना। तो यदि खेत की जुताई करते हैं तो क्या होता है कि खेत का जो सॉइल है वह बहुत कड़ा होता है, वह लूज हो जाता है,
और लूज होता है उसके सॉइल को हम लोग पलटते हैं तो उससे आसानी से फिर हम लोग बीज को लगा सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर वो बीज है आसानी से ग्रो कर सकता है या फिर हम लोग पौधे को भी लगा सकते हैं। तो यही हम लोग को याद भी कर लेना है कि व्हाट इज टिलिंग और प्लॉइंग, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको दो वर्ड याद कर लेना है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग, लूजनिंग एंड टर्निंग, तो लूजनिंग एंड टर्निंग किसका कर रहे हैं, सॉइल का कर रहे हैं। तो बस सिंपल से याद करना है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। लूजनिंग करना है एंड टर्निंग, तो टर्निंग मतलब क्या करना है, पलटना है सॉइल को, लूज मतलब उसको लूज ढीला करना है। तो यहां इसके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, आप यदि खेत की जुताई कर रहे हैं, सॉइल को लूज कर रहे हैं, उसको पलट रहे हैं, तो उसका क्या क्या फायदा है, यह भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, तो उससे क्या होगा, वो जो सीड है उसका जो जड़ है, जो रूट है, वह नीचे की ओर आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, वह आसानी से ब्रीथ कर सकता है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे चीज आप आसानी से यहां लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया, इट अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो यहां पर आप आपको देख सकते हैं पेनिट्रेट एक नया वर्ड आ गया। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको अब याद होने चाहिए, क्लास 8 में आप हैं तो ये वर्ड्स आपको याद है, जब भी तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं इसके आंसर को। तो पेनिट्रेट मतलब क्या कर रहा है, धंस रहा है, तो आसानी से ये पेनिट्रेट कर रहा है। कौन पेनिट्रेट कर रहा है, रूट्स जो है सो आसानी से क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं डीप इनटू द सॉइल। तो यहां पर बस एक वर्ड आपको याद रखना है, पेनिट्रेट, बस आपका काम चल जाता है। अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली, यहां पर जो रूट जाएगा अंदर की ओर वो आसानी से ब्रीथ करेगा, क्योंकि हवा जो है वह लूज सॉइल में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसके बाद देख सकते हैं, हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, यह अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये जो अर्थवर्म है वह खुद ही सॉइल के टर्निंग में मदद करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप। तो आप जानते हैं कि जो सॉइल होता है उसमें कुछ सेंटीमीटर जो ऊपर का सॉइल है, कुछ गहराई तक, वही क्या होता है, वही न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है, जिसमें हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं। तो यदि हम लोग सॉइल को इस प्रकार से टर्निंग एंड लूजनिंग करेंगे, उनका टिलिंग करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, तो वहां पर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगा, वह भी ऊपर की ओर आ जाएगा, जिससे कि आपका क्रॉप बहुत अच्छे से उगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब जब हम लोग खेत में टिलिंग करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, तो कुछ बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े हैं वो रह जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, क्रम्स बोलेंगे। द बिग पीसेस ऑफ सॉइल, द बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स। और उनको प्लैंक्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो आपने क्या देखा, जब हम लोग जोतते हैं, खेत को प्लाउ करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े भी हो सकते हैं, उनको प्लैंक्स के द्वारा हम लोग तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर लेवलर के द्वारा उसको लेवल करते हैं। फिर क्या करते हैं, लेवलर के द्वारा पूरे खेत को एक लेवल समतल किया जाता है। तो जो नेक्स्ट चीज पढ़ना वह है आपका एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। कौन कौन से औजार का हम लोग उपयोग करते हैं इस खेत को जोतने के लिए, या फिर प्लॉइंग के लिए, या फिर टिलिंग के लिए। तो सबसे पहला चीज वह क्या है, हल। जानते हैं आप हल क्या है, प्लाउ। तो इस प्रकार से ये हल होता है। इस हल में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक बहुत बड़ा शाफ्ट होता है, आपने शायद देखा भी होगा। और यहाँ पर आप पशुओं को लगाते हैं, जैसे कि बैल हो गया, भैंसा हो गया, ये पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। और ये जो बीम है पशुओं के कंधे पर रखा जाता है। तो ये तो फोटो आपने बहुत बार देखा और या आपने प्रैक्टिकली भी इसको देखा होगा। तो आपको यहाँ वर्ड्स याद करने, ये प्लाउ, शाफ्ट। प्लाउ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हल हो गया, और शाफ्ट ये जो कहा जाता है ये क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। तो इससे आप याद कर सकते हैं प्लाउ शाफ्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लाउ शेयर, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर ये जो लॉन्ग लॉग होता है ये लकड़ी का होता है। ये जो प्लाउ शाफ्ट क्या है, लकड़ी का होता है। और यहाँ जो प्लाउ शेयर आप देख सकते हैं ये भी लकड़ी का होगा, लेकिन नीचे लोहे का कुछ लगा होगा नुकीला, जिससे कि हल खेत को क्या करता है, जोत सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं लकड़ी का बीम लगा रहता है।
जो सेकेंड औजार आप देख सकते हैं हो है, और यह क्या है, यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग सॉइल्स। ये क्या करता है, वीड को हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने में मदद करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबा सा रॉड है और ये बीम है, फिर इसमें आप देख सकते हैं ग्रिप लगाया हुआ है और हैंडल है, और यहाँ पर बेंड प्लेट है जिसके मदद से ये कार्य किया जाता है। तो ये पशुओं के द्वारा खींचा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सोइंग, मतलब बीज को बोना। तो ये कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। यहां आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है, सबसे पहले जो कि हेल्दी सीड हो और अच्छा वेराइटी का हो। यदि हेल्दी सीड है, अच्छे वेराइटी का है, तो उसको हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ सीड कहते हैं। यह पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में सीड को डालेंगे तो जो सीड ऊपर तैरता हुआ होगा उसको हम लोग हटा लेंगे, वो गुड क्वालिटी नहीं होगा, और जो सीड नीचे बैठ जाएगा उसको फिर हम लोग बोते हैं। तो आइए अब हम लोग टूल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला टूल जो है वह है ट्रेडिशनल टूल। तो जो ट्रेडिशनल टूल है वह फनल शेप इस प्रकार से होता है, जिसमें 2-3 पाइप आएगा और नीचे की ओर वह क्या होता है, बहुत शार्प एंड वाला होता है। इसी में बीज को डाला जाएगा और ये बीज नीचे आएगा और वो फिर मिट्टी में चला जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो यह सीड ड्रिल आधुनिक युग में यूज किया जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, इसको ट्रैक्टर की मदद से जो सीड है उसको बोया जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर सीड को बोया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्यों प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे सीड को बोया जाना चाहिए, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं ताकि जो पौधा उगे उसे सफिशिएंट सनलाइट मिल सके, उसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके और सफिशिएंट वाटर मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग खेत को तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसमें बीज को बोएंगे और उसमें हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर है उनमें डिफरेंस होता है, खास डिफरेंस होता है जो कि एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है। तो यहां पर फिर से आपको 2-3 कीवर्ड्स आपको याद करना होगा। सबसे पहला तो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स याद कर लेना है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट याद कर लेना है, सब्सटेंसेस याद कर लेना है, बस हो गया। और क्या, तो फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे आर सब्सटेंसेस। वो क्या है, दे आर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं विच आर एडेड टू द सॉइल, जिसको हम लोग सॉइल में डालते हैं। तो बहुत कॉमन सा चीज हो गया। तो दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल, जिसको हम लोग कहां डाल रहे हैं, सॉइल में डाल रहे हैं। उससे क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हेल्दी ग्रोथ होगा प्लांट का। बस इतना सा बात को आपको जोड़ के लिख देना है। तो दीज आर सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में डालते हैं। तो 3 वर्ड हो गए कीवर्ड, सब्सटेंसेस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। इससे क्या फायदा होगा, ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का हेल्दी ग्रोथ होगा। तो यदि आपको 2 वर्ड याद नहीं है, सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, तो आप शायद इसको नहीं कर सकेंगे। तो आपको यही छोटे छोटे वर्ड्स याद कर लेने हैं जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में क्या डिफरेंस होगा। तो आप मैन्योर समझ लीजिए प्राकृतिक पदार्थ हो गया, और फर्टिलाइजर इसको हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ नहीं हुआ। तो मैन्योर्स कैसे बनते हैं, तो जो बहुत सारे गोबर हो गए या फिर खरपतवार हो गए, उनको जब सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, उनको डिकम्पोज किया जाएगा। तो डिकम्पोज करने के बाद मैन्योर का निर्माण होता है। तो यहां पर वर्ड आप याद कर सकते हैं कि बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस मैन्योर इज प्रिपेयर्ड। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये डिकम्पोज्ड होते हैं, और किनको डिकम्पोज किया जाता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनको। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
तो ये मैन्योर क्या है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड याद करना है, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, या इनऑर्गेनिक साल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। इसको फैक्ट्री में बना रहे हैं, इसको फील्ड में बना रहे हैं, दो तो डिफरेंस ऐसे ही हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इसको बना रहे हैं फैक्ट्री में, इसको बना रहे हैं फील्ड में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्टिलाइजर होता है वह सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रदान करता है। ये सॉइल में जो ह्यूमस आता है वह इन्हीं मैन्योर्स के कारण आता है। तो ये क्या देगा, ये सॉइल में ह्यूमस देता है, और वह ह्यूमस क्या करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसको अच्छा टेक्सचर प्रदान करता है। वो कौन करता है, मैन्योर करता है। तो 3 देख लिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फील्ड में, फैक्ट्री में, ह्यूमस देता है, ह्यूमस नहीं देता है, याद हो गया। चौथा, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, रिच होता है। तो न्यूट्रिएंट वर्ड मैंने बार बार बताया, यहां भी आपको यूज करना होगा, यहां भी यूज करना होगा। तो न्यूट्रिएंट वर्ड आप याद ही कर लो, क्योंकि न्यूट्रिएंट वर्ड हमेशा आपको यूज करना है। न्यूट्रिएंट कहां से आया है, न्यूट्रिशन से आया है। तो न्यूट्रिएंट्स देख सकते हैं यहां, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK हम लोग बोलते हैं। नाइट्रोजन N फॉर, P से पोटेशियम, और K फॉर क्या, K फॉर पोटेशियम, और P फॉर क्या हो गया, फास्फोरस। तो ये इसमें रिच होता है, ये भी आपको एकदम रट लेना है। और इसमें लेस रिच होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो आप देख सकते हैं वह एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर डालने के क्या क्या फायदे हैं, तो इसमें भी आपको 2-3 वर्ड याद कर लेना है। इनहैंस करता है, इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, ये सब वर्ड आपको याद कर लेना है। इनहैंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ये सारे वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। तो ये क्या करता है, मैन्योर में आप जानते हैं ह्यूमस होता है, जो कि सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये इनहैंस करता है। दूसरा, ये फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सॉइल के टेक्सचर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और ये सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है। अब यदि सॉइल पोरस होगा तो इसमें ज्यादा हवा का प्रवेश होगा, जिससे कि ज्यादा वहां पर माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो डेवलप कर पाएंगे। जो प्लांट का जो रूट है उसमें अच्छे से ब्रीदिंग हो पाएगा, तो उसमें पानी का अच्छे से प्रवेश हो पाएगा। तो बहुत सारा इसका फायदा हो सकता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आप देख सकते हैं इरिगेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। और प्लांट को जीवित रखने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। और यदि छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कहीं वे लगे हुए हैं, जो क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं, उनको सफिशिएंट वाटर यदि नहीं मिल पा रहा है, तो यह कैसे पूरा किया जा सकता है, इरिगेशन के थ्रू पूरा किया जा सकता है। इसलिए इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज इरिगेशन, तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यहां पर आपको कुछ भी याद नहीं है, तो बस एक वर्ड याद रख लिए, सप्लाई। सप्लाई या करना है आपको, किस चीज को सप्लाई करना है, वाटर का। तो सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट। प्लांट को आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं सप्लाई। तो यदि ये सप्लाई वर्ड याद है तो आप इस डिफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो डिफरेंट इंटरवल्स पर यहां इरिगेशन किया जाता है। लगातार इरिगेशन नहीं करना है, सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, जिस प्रकार का प्लांट होगा, क्रॉप होगा, उस प्रकार का इरिगेशन होगा। किसी को ज्यादा किसी पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, किसी पौधे को कम पानी चाहिए। तो जिस हिसाब का पौधा होगा वैसा ही यहां पर इरिगेशन करते हैं। तो सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर का क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो सोर्सेज हैं, वाटर के सोर्सेज क्या है, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं। तो यहीं से हम लोग को वाटर मिलता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं और इरिगेशन का कार्य करते हैं। तो इसके कई तरीके हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स आप देख सकते हैं, मोट का उपयोग किया जाता है, चेन पंप है, ढेकली है, रेहट है, जो कि क्या कहते हैं उसको लीवर सिस्टम भी कहते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोट को दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पुली लगा हुआ है, यहाँ पर मोट के थ्रू पानी को कुएं से निकालते हैं और फिर इसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। तो और भी चित्र को आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज है वह है मॉडर्न मेथड। इससे जरूर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। एक और प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर कौन से सिस्टम के थ्रू हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का उपयोग आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आप देख सकते हैं जैसा ये वर्ड है वैसा ही इसका मीनिंग है, स्प्रिंकल करना, छिड़काव करना। जब पानी को छिड़काव किया जाता है बारिश की तरह तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम। और जब पानी को बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाएगा तो ड्रॉप से ड्रिप ड्रिप सिस्टम आ जाता है। तो आप जो वर्ड है उसी को थोड़ा सा विस्तार कर देंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम को लगा सकते हैं, लेकिन ये महंगा थोड़ा पड़ेगा। यहां पर पंप लगेगा, पाइप लगेगा और रोटेटिंग नोजल लगेगा। पंप का उपयोग करके पाइप के थ्रू हम लोग पानी को ले जाएंगे और यहां पर रोटेटिंग नोजल्स लगे रहेंगे जो कि पानी को क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेगा, छिड़काव करेगा। और जैसे बारिश होता है, स्प्रिंकल्स वाटर लाइक रेन, रेन की तरह वहां पर बारिश जैसा होगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की बचत होती है। और ये यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ड्रिप सिस्टम है। तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप सिस्टम। तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, कहां पर गिरता है बूंद बूंद, तो जो जड़ होता है, जो रूट होता है, वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डाला जाता है, रूट्स में डाला जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। और ये जहां पर पुअर वाटर कंडीशन है वहां पर ये बहुत उपयोगी होता है। तो ऐसे ही आप खुद से भी बना बना के एग्जामिनेशन में चीजों को लिख सकते हैं यदि आपको थोड़ा इंग्लिश आता हो तब। तो जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो ये वीड्स क्या होते हैं, ये होते हैं खरपतवार जो कि आपने जो क्रॉप लगाया है उसी के साथ उग जाते हैं। जैसे बहुत सारे घास हो गए, मोथा हो गया, ये सब क्या है, वीड्स है जो कि आपके प्लांट के साथ उग जाते हैं। तो यदि आपको परिभाषित करना है वीड्स को, उसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन नेचुरली अलोंग विथ क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो वैसे प्लांट्स जो कि अनडिजायरेबल है, आपको उसका डिजायर नहीं है, वो आपके क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो आपको याद क्या करना है, वर्ड अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स जो कि ग्रो हो रहे हैं, नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, नेचुरली ग्रो हो जा रहे हैं, आपने उन्हें नहीं लगाया फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो वैसे अनडिजायरेबल प्लांट जो कि नेचुरली ग्रो कर रहे हैं आपके क्रॉप के साथ, along with your crop, तो along with भी वर्ड आप याद रख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो क्लास 8 में यदि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप ये डिफिनेशन को रट के काम चला सकते हैं या फिर आप उसको समझ के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अनडिजायरेबल प्लांट्स आपको याद होना चाहिए और फिर along with ये वर्ड याद होना चाहिए, तो आप आसानी से फिर इसको लिख सकते हैं। So the undesirable plants grown naturally along with crop, तीन चीज आपको याद करना, जो अनडिजायरेबल प्लांट है, नेचुरली ग्रो कर रहा है along with your crop is called are called weeds। तो आगे हम लोग देख सकते हैं अब वीडिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वीड्स। यदि वीड्स को रिमूव किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीडिंग। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, वेज टू रिमूव वीड्स, वीड्स को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, टिलिंग, जुताई करके जो पुराने वीड्स हैं, जब हम लोग खेत में बुआई करते हैं उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, टिलिंग कर लेंगे और वीड्स को हटा लेंगे। दूसरा मैनुअली हम लोग खुरपी के सहारा से वीड्स को हटा सकते हैं, या फिर बाय केमिकल विद द हेल्प ऑफ केमिकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स के द्वारा वीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो एक वीडीसाइड होता है 2,4-D, ये आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है। तो बहुत तरीके से आप वीड्स को
तो जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसमें ग्रेन्स आ जाएंगे, तो फिर उसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग हुआ, उसकी कटाई की जाएगी और कटाई करने के बाद फिर हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है क्या है, हार्वेस्टिंग। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग करना है, काटना है ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, यदि ये मैच्योर हो गया, इसमें ग्रेन्स आ गए, तो उसके बाद इसको क्या करना है, कटिंग करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या हो गया, कटिंग ऑफ प्लांट्स, तो हार्वेस्टिंग क्या हो गया, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जा रहा है, उसमें ग्रेन्स आ जा रहे हैं, उसको कटिंग करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हार्वेस्टिंग मैनुअली सिक्कल के द्वारा भी हो सकता है या फिर हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी ये हो सकता है। तो जो हार्वेस्ट हम लोग करेंगे इस प्रकार से, यदि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेन्स हैं इसमें, और इस प्रकार से जब इसको हार्वेस्ट किया गया तो यहाँ से हम लोग प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, इसमें शाफ अलग होता है और ग्रेन अलग होता है। तो उसके जब ग्रेन को अलग करेंगे हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग। तो ये थ्रेसिंग के द्वारा हम लोग उसमें से ग्रेन को क्या करते हैं, निकालते हैं। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ, तो वही हो गया क्या, हार्वेस्टिंग हो गया। और ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टोरेज, जब ग्रेन हम लोग को प्राप्त हो गया, मिल गया, तो यदि इसको हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, इतना मेहनत का क्या फायदा हुआ। तो स्टोरिंग आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो हम लोगों को अनाज मिला है, जो ग्रेन्स हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और यदि मॉइस्चर होगा तो उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिससे वो खराब हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रायर टू स्टोरेज ड्राइड प्रॉपरली, सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से सुखाते हैं, उसके मॉइस्चर को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ड्राइड यानी कि नीम के पत्ते जो होते हैं उसको सुखा के वो उसमें मिला देते हैं, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इस पे हमला कर सकते हैं, उससे इसका क्या कर सके, बचाव कर सके। लेकिन जब ये बहुत बड़े स्तर पर होता है तो यहाँ पर इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको सुखाते हैं, या उसके बाद उसमें कुछ नीम का लीव्स को मिलाते हैं, या फिर यदि लार्ज स्केल पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले उसको केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जो किसान होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटे लेवल पे उसको स्टोर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जूट के बैग का उपयोग करते हैं, जूट के बैग को यूज करते हैं, या फिर मेटालिक बीन्स का वो प्रयोग करते हैं, जिसमें वो उस खाद्यान्न को, उस अनाज को रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद यदि देखेंगे कि लार्ज स्केल पे जब इसको स्टोर किया जाता है तो ये साइलोज हो गया या ग्रेनरीज हो गया, उसमें इसको स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आप देख सकते हैं वह है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। तो जब हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, पोसते हैं, उसको रियरिंग करते हैं बहुत अच्छे से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो आप देख सकते हैं एनिमल्स रियर्ड एट होम्स और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं उसको हम लोग क्या देंगे, प्रॉपर फूड देंगे, उसके साथ उसका शेल्टर होगा, और साथ ही साथ उसको बहुत प्रॉपरली केयर किया जाएगा। इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें याद भी हुए होंगे। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।